Hello students, I hope you all are preparing well for NEET and JEE exam. Today in this class, we are going to solve one more question of physics and I have taken this question from HC वर्मा. मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ को लेके डर गए होंगे कि जो क्वेश्चन है वो HC वर्मा से लिया गया है तो टफ होगा. तो बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे. सुना होगा ना स्लोगन दैट प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बार 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 उतना ज्यादा आप अपनी सक्सेस को अचीव कर पाओगे. तो अभी टाइम डिले ना करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें क्या निकालना है. तो क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन गिवन है वन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ h एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k इज फिक्स्ड एट द ग्राउंड. एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ h है और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, जिसको हमने यहाँ ग्राउंड से फिक्स कर दिया है. एंड द अदर एंड इज फिटेड विद द स्मूथ रिंग ऑफ मास m. इसी स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है इसको हमने एक रिंग से बांध दिया है और इस रिंग का मास गिवन है m, which is allowed to slide on horizontal road fixed at height h. ये जो रिंग है ये आराम से यहाँ स्लाइड हो सकती है एक ऐसी रोड पे जो कि हॉरिजॉन्टली, जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे गिवन है, h हाइट पे गिवन है. द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. जब इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाता है उस टाइम पे ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल मार्क कर रही है, 37 डिग्री का. फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल. हमें उस पॉइंट पे स्प्रिंग की वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है जिस टाइम पे ये वर्टिकल पोजीशन पे आ जाती है, मतलब यहाँ पे आ जाती है. तो इस क्वेश्चन में मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज पता लगी है पढ़ के क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है 0. गिवन है ना, द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. और हमें क्या बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल. मतलब वर्टिकल मतलब जब रिंग यहाँ पर आ जाएगी उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, मुझे ये वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बच्चे क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप वही होता है जानना. और ये चीज हमें तब पता लगेगी जब हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. जब भी एक क्वेश्चन पेपर बनाने वाला क्वेश्चन को बनाता है तो वो हमेशा आपको वो सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डाल के देगा जो कि रिक्वायर्ड होगी क्वेश्चन में सॉल्यूशन को अप्रोच करने के लिए. तो अगर हमें वेलोसिटीज की बात करी गई है इस क्वेश्चन में, हमें पता है दो चीजें, एक है फोर्स, एक है वेलोसिटी. याद रखना जब भी फोर्सेस के बारे में बात होगी तो हम हमेशा फोर्सेस को बैलेंस करेंगे. जब भी वेलोसिटी के बारे में बात होगी तो वेलोसिटी को अप्रोच करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. ठीक है, आपको दो पॉइंट्स के बारे में बात करा गया है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में. इनिशियल पॉइंट पता है रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है. जब फाइनली वो वर्टिकल पे आ जाता है, इधर आ जाता है, तो इधर मुझे बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. तो मैं मार्क करके चलती हूँ, जो इनिशियल पॉइंट है इसको ए मार्क कर देते हैं, इस फाइनल पॉइंट को बी मार्क कर देते हैं. आई नो कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, और अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन की काम करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमें कहीं पे भी ये नहीं गिवन कि ये जो सरफेस है ये कोई रफ सरफेस है. अगर रफ सरफेस नहीं है मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मतलब एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा, कोई भी हीट जनरेट नहीं होगी, कोई वेयरिंग एंड टेयरिंग नहीं होगा. इसका मतलब एनर्जी ए पॉइंट पे जितना है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बी पॉइंट पे बनकर आएगा. तो सिंपली इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई कर सकती हूँ, दैट एनर्जी एट पॉइंट ए वुड बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी. अब एनर्जीज देख लेते हैं कि कितनी है. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इस स्प्रिंग की नेचुरल हाइट या नेचुरल लेंथ h थी और ये वाली डिस्टेंस भी h गिवन है. मतलब जब स्प्रिंग अपने ये वाली पॉइंट पे था तो ये हाइट h थी. अगर मैं स्प्रिंग को खींच के इधर ए पॉइंट पे लेकर गई हूँ तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, खिंच गया होगा. और अगर ये खिंचा होगा तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई होगी, h तो लेंथ नहीं होगी. लेट्स से h लेंथ स्प्रिंग की थी कुछ इतनी तक, यहाँ तक की. इसमें कुछ एलोंगेशन आया ना, कितना एलोंगेशन आया, लेट्स से कुछ x अमाउंट का एलोंगेशन आ गया है स्प्रिंग में जब हम इसको 37 डिग्री के एंगल पे खींच के लेके जाते हैं.
अब अगर यहाँ पर एलोंगेशन की वजह से स्प्रिंग में कुछ एनर्जी तो आएगी, जैसे नॉर्मल स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग को हम खींचते हैं और उसको जैसे ही छोड़ेंगे स्प्रिंग वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको फोर्स लगाई इसने कुछ एनर्जी को स्टोर करा। वही स्टोर्ड एनर्जी कहाँ फील हुई, कहाँ पर कहाँ पर सबमिट हुई? ये एनर्जी सबमिट हुई है हमारे पास उसकी लेंथ में जो एलोंगेट हुई है। एम आई राइट? तो अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी आती है वो एनर्जी कौन सी होती है? वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी दैट वुड बी हाफ के एक्स स्क्वायर। एम आई राइट? जितना एक्स क्या है उसमें, एक्स है जितना एलोंगेट हुआ है। हमने जो पोटेंशियल एनर्जी करी थी स्प्रिंग के केस में, वहां हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किया था हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे ये एक्स क्या था? एक्स था कि एलोंगेशन कितना आया है स्प्रिंग में या कंप्रेशन कितना आया है स्प्रिंग में। यहाँ पे अगर एलोंगेशन एक्स हाइट का आया है तो मुझे यहाँ पे एक्स ले लेना चाहिए। इसका मतलब बी पॉइंट पे जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी है? एक तो हाफ के एक्स स्क्वायर की एनर्जी है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है? क्योंकि ये जो रिंग है ये रेस्ट पे गिवन है। हमें इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में बोली गई है दैट इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज अ 0। ठीक है, अब बी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बी पॉइंट पे पूछ रहा है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या निकलेगी? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी? पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होगी? क्योंकि जो रिंग है, जो स्प्रिंग है हमारे पास, वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया। इसकी नेचुरल लेंथ h थी और देखो ये पॉइंट भी h हाइट पे, तो नेचुरल हाइट पे आ गया। अगर नेचुरल हाइट पे आ गया तो इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब ये दोनों एनर्जीज है जिनको मुझे इक्वेट करना है और इसी को इक्वेट करके मुझे इस वेलोसिटी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम ध्यान से देखें ये इक्वेशन बनी है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया है, हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू बन के आ गई है के एक्स स्क्वायर अपॉन एम। अब आपको लग रहा होगा कि शायद आंसर आ गया, लेकिन बच्चे ध्यान से देखें इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी मेरे को एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्वेश्चन में मुझे एक्स बताया गया है, मास भी बताया गया है, लेकिन कितना एलोंगेशन आया मुझे उसकी वैल्यू नहीं बताई गई। मतलब जब भी हमारा आंसर आएगा हम उसको कभी भी अननोन वेरिएबल की टर्म्स में नहीं छोड़ेंगे। ऑप्शन जो प्रेजेंट होंगे हमेशा नॉन वेरिएबल की टर्म्स में प्रेजेंट होंगे, और नॉन वेरिएबल कौन से होंगे? जो क्वेश्चन हमें खुद प्रोवाइड करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो नॉन वेरिएबल्स हैं वो है हाइट h, स्प्रिंग कांस्टेंट k, मास ऑफ द रिंग, हाइट h, अगेन यहाँ पे एंगल है 37 डिग्री। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो इन्हीं वेरिएबल्स की टर्म्स में आएगा। इसका मतलब ये है मुझे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एम आई राइट? अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा ट्रिग्नो के ऊपर। देखो अगर हम बोल रहे हैं कि x हाइट की एलोंगेशन आई है, एक काम करते हैं, मैंने ये इस पॉइंट को ओ मार्क करती हूँ। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर करके चले, ये वाला पॉइंट हमारा O था, ये वाला पॉइंट मैंने B मार्क किया है, ये वाला पॉइंट हमने A मार्क किया है। ये जो एंगल गिवन है मुझे, ये गिवन है 37 डिग्रीज का। ये BO वाली हाइट तो H गिवन है, और ये जो स्लैंट हाइट निकल के आई है, क्या मैं बोल सकती हूँ ये हाइट h थी जिसमें कुछ x डिस्टेंस ऐड हुआ है? दैट मीन्स ये वाली जो हाइट है ये है h प्लस x। एम आई राइट? अब अगर हम ध्यान से देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। जिस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू भी पता है और जिस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे ये हाइट h की वैल्यू भी पता है, और ये हाइट h ही तो बेस बनेगा। अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, जिस साइड के साथ परपेंडिकुलर बन रहा है उसके सामने वाली साइड पर हाइपोटेनस बन जाएगी, और हाइपोटेनस जिस साइड के साथ एंगल मार्क करा होता है वो वाली साइड हम कौन सी लेते हैं? बेस। मतलब मुझे बेस की वैल्यू पता है, मुझे हाइपोटेनस में किसी कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है और मुझे एंगल भी पता है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? सिंपली हम कॉस थीटा की हेल्प ले लेते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे थीटा मुझे गिवन है 37 डिग्री का, बेस की वैल्यू गिवन है h, हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है मुझे h प्लस x। किसी तरह से cos 37 की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा काम बच जाएगा।
अब अगर cos 37 की वैल्यू बतानी हो तो हमने इस ट्रायंगल को याद किया हुआ है 37 डिग्री को। मैंने करवाया था जब ट्रिग्नो मैंने करवाई थी तो वहां पे मैंने एक स्पेशल ट्रायंगल लर्न करवाया था तुम्हें। ये स्पेशल ट्रायंगल हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें, ये एंगल 37 डिग्री का बनेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। जो भी एंगल मार्क है हमें यहाँ पे 3 फिगर्स को या 3 डिजिट्स को अलाइन करना है एंड दोस 3 डिजिट्स आर 3, 4 एंड 5। इसकी ट्रिक थी, जैसे 3, 4 और 5 इन तीनों डिजिट्स को मुझे यहाँ अरेंज करना है। इन तीनों डिजिट में ये 3 लिखा हुआ है तो 3 के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होगी? 3। 3, 4, 5 में से लॉन्गेस्ट साइड 5 है तो डेफिनेटली हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या बनकर आएगी? 5। और जो भी बची हुई साइड है वो कितनी बन गई है? 4। मतलब जो थीटा के सामने 37 के सामने वाली साइड आई है 3, हाइपोटेनस वाली साइड आई है मेरे पास 5 और ये जो हाइट है ये साइड मेरे पास कितनी आ गई है? 4। ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली? क्योंकि मुझे ट्रायंगल की वैल्यू बच्चे याद थी। आपको भी ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। एक 37 डिग्री की और एक ट्रायंगल अगर 53 डिग्री का आ जाए तो 53 डिग्री में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनस बन जाएगी। तो अगर 37 डिग्री की वैल्यू लिखे तो 37 डिग्री होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू इस ट्रायंगल में कितनी बन जाएगी? 4 और हाइपोटेनस हमारे पास कितनी गिवन है? 5, जिसकी वैल्यू आ गई है h अपॉन h प्लस x। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा h प्लस x के साथ। तो इसको सोल्व कर देते हैं, आ जाएगा 5h इज इक्वल्स टू 4h प्लस hx। h को उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा h इज इक्वल्स टू 4x और x की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन 4। जो h की वैल्यू आई है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये v स्क्वायर हमारे पास आ गया है x अपॉन m और x की वैल्यू आ गई है h अपॉन 4 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। दैट मीन्स v स्क्वायर की वैल्यू से v की वैल्यू निकालनी है, रूट लेना पड़ेगा तो आ जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन m और यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन 4। इसका मतलब ये है जब ये रिंग यहाँ से यहाँ मूव करके जाएगी B पॉइंट पे तो इस B पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? यही वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो डाउट अपना मेंशन कर सकते हो और मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगी। बच्चे आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर हम जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट का पेपर का लेवल भी काफी टफ होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि एनटीए जो है वो पेपर का लेवल अप कर रहा है। अगर पेपर का लेवल अप कर रहा है तो हमें अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी और प्रिपरेशन करने के लिए पहले आपका कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए, आपको बेसिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगेन प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।